नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हम सभी लोग एक छोटी सी सूचना कह लीजिए या घटना कह लीजिए, उस पर थोड़ा गौर करके फिर मुख्य विषय पर आ जाते हैं। हमारे इस भारतीय अवाम ताकत दल के एक पदाधिकारी बता रहे थे कि कोई जीएनपीसी का, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी कॉकस का कोई नेता था, बहस कर रहा था। तो बातों बातों में भारतीय अवाम ताकत दल का पदाधिकारी के मुंह से निकल गया कि तुम तो जो है 1885 वाले जो है दलाल संस्था मुखबिर जो अंग्रेजों की दलाल थी, अंग्रेजों की मुखबिर थी, वो भले कुछ कहती रहे और इसका वर्णन इसके जो चाटुकार इतिहासकार हैं जीएनपीसी के, उन्होंने भी कबूला है, लेकिन थोड़ा घुमा के कबूला है। अब और ये चीज़ कई एपिसोडों में भारतीय अवाम ताकत दल ने बताया हुआ है और इसमें वो उस पर विस्तार से बोलना उचित नहीं मानता है। तो वस्तुतः जो है ये जो एओ ह्यूम ने जो 1885 में स्थापना की थी, वो मुखबिरी के लिए और दलाली के लिए। देखिए, वो तर्क दे सकते हैं कि इसमें सुभाष चंद्र बोस भी थे, लाला लाजपत राय भी थे, पटेल यार वो मौलाना आज़ाद भी थे। ये लोग जो थे, इनकी क्या हैसियत थी और कितने समय तक रहे और कैसे बाहर हो गए और कैसे बाहर किए गए, जो माहौल गांधी नेहरू का था उसको समझने की जरूरत है। तो वो दलालों का था। तो इस पर ज़्यादा माने मस्तिष्क और ऊर्जा नहीं खपानी है, ये समझने वाली बात है। और इसी मकसद से जो है अंग्रेजों ने एओ ह्यूम के जरिए 1885 में बनवाया था। तो भारतीय अवाम ताकत दल का पदाधिकारी उसे कांग्रेसी चमचे से बोला या जीएनपीसी के चमचे से बोला कि तुम 1885 वाले जो है वो दलालों के वो हो और हम 1857 के जो रणबांकुरे रहे हैं, हम उनकी संतान हैं। बात सही है। हमारे देश के लोग जिनको मुल्क की चिंता है, वो 1857 में जो शहीद हो गए, वो हमारे अमर शहीद मंगल पांडे हुए और बख्त खान थे वहाँ से बरेली से, और इसी तरह से और लोग हैं। रानी लक्ष्मीबाई भी थी, कुंवर सिंह थे आरा से,
बिहार के, और सर्वोपरि जो है बहादुर शाह जफर, जिनका स्वास्थ्य, जिनका शारीरिक हालत उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो इस मुल्क को समर्पित थे, और अंग्रेजों ने उनको बंद करके रंगून में भेज दिया था। तो इस मुल्क की चिंता करने वाले उनकी संतान है और उनके जज्बे को लाना चाहते हैं। और इसके बाद हमारे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह और सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, सुब्रमण्यम भारती, रानी चंद्रिमा, रानी गडिलू, इनकी संतानें हैं। जितने लोग इस मुल्क की चिंता करते हैं, इस मुल्क की हिफाजत की बात करते हैं, यह मुल्क कैसे महफूज रहे, सुरक्षित रहे, और इस मुल्क को और भारतीय समाज को कमजोर करने वाली ताकतों से बचा करके, तो वो सभी जो है महसूस करते हैं कि हम उनकी संतानें हैं। और जो ये जेएनपीसी वाले जो हैं, वो जो ह्यूम ने स्थापित किया था अंग्रेजों की दलाली और मुखबिरी के लिए, उसके जच्चे बच्चे हैं और उसके चमचे हैं। तो और ये आवश्यक है कि देश के लोग, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, वो सारे जो जेएनपीसी के गुर्गे मुर्गे हैं, चमचे हैं, उनको इसी रूप में पहचाने और इसी रूप में संबोधित भी करें। देश के लिए कुर्बानी जब देनी हुई 1857 के हमारे शहीद, हमारे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह, खुदीराम बोस, इन लोगों ने जान दी। तब उस समय पुष्पेंद्र कुशवाहा जैसे लोग, असदुद्दीन जैसे लोग, नीतीश कुमार जैसे लोग, जेएनपीसी के ये जो सत्ता हथियाने वाले नेहरू जैसे लोगों ने यानी जान नहीं दी। और आज़ाद हिंद फौज के 60,000 सिपाहियों में से जो 26,000 शहीद हो गए। इसके बाद अंग्रेज मजबूर हुए भागने को, मुल्क आज़ाद हुआ। तो ये सब कहीं नहीं थे। जब अंग्रेज भाग गए तो फिर वही समाज को तोड़ने वाली शक्तियां जो है, इनके रूप में जेएनपीसी तो सत्ता हथियाई थी, और जेएनपीसी उसी का प्रोडक्ट है जो ह्यूम ने 1885 में बनाया था, मुखबरी, अंग्रेजों की मुखबरी और दलाली के लिए। और फिर वो सारे हथकंडे उसने अपनाया इस मुल्क को कमजोर करने के लिए, इस मुल्क को बांटने के लिए। और एक बंटवारा तो उसने कर ही दिया था पाकिस्तान को, पाकिस्तान का टुकड़ा भारत से अलग करके। और देखिए जो पाकिस्तान जो अलग भी किया इस नेहरू ने, जरा उसके मंसूबे को पढ़िए। हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन, उस गद्दार नेहरू के मंसूबे को बहुत ध्यान से देखने की आवश्यकता है कि जो टुकड़ा पाकिस्तान अलग करवाया, तो इस तरह से अलग नहीं था कि भाई चलो भाई अलग हो गए शांति से। जब दो भाइयों में भी नहीं पड़ती है तो बंटवारा हो जाता है, और अपना परिवार लेकर के शांति से रहते हैं। ऐसा नहीं हुआ। वो जो टुकड़ा अलग हुआ पाकिस्तान, वो फिर उसको अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतें जो भारत विरोधी हैं, उन्होंने पाकिस्तान को भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया। ये जो अमेरिका है ना, अमेरिका बराबर हथियार देता रहा। उसने जो है पैटर्न टैंक दिया भारत के खिलाफ।
पूरा यूरोप के देश हमेशा जो वो पाकिस्तान परस्त ही रहे। तो जो साम्राज्यवादी ताकतें थी भारत विरोधी, उसी का एजेंट था ये नेहरू। इसीलिए पाकिस्तान को अलग करा करके भारत के ही खिलाफ एक पाकिस्तान को इस्तेमाल करने के लिए उसने इस तरह का षड्यंत्र रचा, देश को बांटने का, नेहरू ने। इसको समझने की आवश्यकता है। अब ये इस रूप में न देख करके, एक तो और जब वो सत्ता इन सब हथियाई तो पूरे सिस्टम पर काबिज हो गए। अपने चमचा किस्म का बौद्धिक वर्ग वो बनाया, अपने चमचा किस्म का मीडिया, तमाम अखबार, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये सब वो चमचे ही रहे। और फिर इतिहास लिखवाया, सब कुछ लिखाया, पूरे सिस्टम पर काबिज हो गए। यानी अपने पापों को ढकने के लिए और जिन लोगों ने इस मुल्क के लिए शहादत दी उनको दरकिनार वो करने के लिए। और फिर साथ ही साथ जो है वो ताकतें भी सक्रिय हो गई जो पंथ के आधार पर, जात के आधार पर इस मुल्क को, इस समाज को जो है वो कमजोर करना चाहती हैं। लेकिन समस्या बस वो यहीं तक नहीं है। हमारी आवाम भी जातिवाद को अभिशाप नहीं मान रही है। यही सबसे बड़ा दुखड़ा है। वो जातिवाद में ही अपना या तो स्वार्थ सिद्धि करती है या उसमें आनंद उठाती है। जरूरत इस बात की है कि जातिवाद को अभिशाप माना जाए इस देश के लिए। सांप्रदायिकता, संप्रदायवाद इस मुल्क के लिए अभिशाप माना जाए। जो मंचों पर बोलते भी हैं, जैसे ये जेएनपीसी राहुल और प्रियंका और ये सोनिया, इसके पहले वो इंदिरा और राजू बहुत बोलते थे सांप्रदायिकता या सांप्रदायिक ताकतें, ये सब, जबकि खुद ही वो सबसे बड़े सांप्रदायिक है। नेहरू जो है सबसे बड़ा जो है वो सांप्रदायिक, सबसे बड़ा जातिवादी, देश को बांटने वाला। वही हाल वो गद्दार वो इंदिरा का था, गद्दार वो राजीव का था। तो ये सब घोर सांप्रदायिक भी हैं, घोर जातिवादी भी हैं, देश को तोड़ने वाले हैं, लेकिन मन से बोलते हैं कि सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ना है, ये करना है। और इन सबों ने अपने अनुसार मीडिया स्थापित किया। ये टाइम्स ऑफ इंडिया क्या है? घोर चमचा है वो जेएनपीसी का। वही हाल जो है वो इंडियन एक्सप्रेस का है। हिंदुस्तान टाइम्स का जो है ना, वो मैनेजिंग एडिटर विनोद शर्मा, देख लीजिए, वो घोर चमचा है वो उसका जेएनपीसी का। तो कहने का मतलब यह है कि इन सबों ने, माने अंग्रेज जब आए उन सबों ने तो शोषण किया ही, अंग्रेजों को मजबूर किया। हमारे इन अमर शहीदों ने अपनी कुर्बानी दे करके आज़ाद हिंद फौज के सैनिक जो है वो शहीद हुए। और जब अंग्रेज चले गए तो फिर वही ताकतें, मन अंग्रेजों के आने के पहले वही ताकतें इस समाज को कमजोर कर रही हैं। जब इस देश को आज़ाद कराना हुआ तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे जिन लोगों ने जरा भी इसका ख्याल नहीं किया कि वो सिख कम्युनिटी के हैं, ये चंद्रशेखर आज़ाद जो है ब्राह्मण है, कुछ नहीं, सिर्फ माना कि भाई हम इस भारत मिट्टी की संतान हैं, भारतीय हैं। इस जज्बे से उन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए अपनी जानें दी। आज भुनाते कैसे हैं? भगत सिंह को जो घोर सांप्रदायिक हैं, बोलते हैं कि भगत सिंह मेरे समुदाय से थे। जो लोग भगत सिंह की फोटो लगाते हैं और कहते हैं कि वो सिख समुदाय से थे,
उनको जानना चाहिए कि भगत सिंह बिल्कुल नास्तिक थे, न वो किसी संप्रदाय में विश्वास करते थे, न वो ईश्वर में विश्वास करते थे। सिर्फ उनके लिए एक ही ईश्वर था, यह देश। और वही हाल जो है चंद्रशेखर आजाद का भी था। बहुत कम लोग जानते हैं कि चंद्रशेखर आजाद वो चंद्रशेखर तिवारी थे। उन्होंने तिवारी टाइटिल ही जो है वो उखाड़ फेंकी, आजाद रख लिया, ताकि उनकी आइडेंटिटी जो है वो इस देश के साथ हो, इस मिट्टी के साथ हो, किसी खास जाति और संप्रदाय से ना हो। लेकिन ये जो घटिया किस्म की जो सोच है उसका नमूना बताया जा रहा है। एक माता प्रसाद पांडे जो है वो अखिलेश जब मुख्यमंत्री था तो वो विधानसभा अध्यक्ष था, लोग जाने इसको। माता प्रसाद पांडे विधानसभा अध्यक्ष था जब अखिलेश जो मुख्यमंत्री था। वो ब्राह्मण के नाम पर चंद्रशेखर आजाद की फोटो लगा करके लोगों को इस तरह से ये मोबिलाइज कर रहा था, वोट बटोर रहा था। बताइए कितना बड़ा अपमान। चंद्रशेखर आजाद तो न कभी अपने को ब्राह्मण माने और न कभी अपने को हिंदू माने, सिर्फ भारतीय। यही हाल जो है वो अशफाकुल्ला जी का भी था। लेकिन स्वार्थी तत्व, अब असदुद्दीन ओवैसी क्या बोलेगा कि ये हमारे समुदाय से थे। यही घटिया सोच है। उनके समुदाय से नहीं थे, वो भारतीय समुदाय से थे। भारतीय समुदाय से माने हमारे भगत सिंह भी थे, चंद्रशेखर आजाद भी थे, और जो है अशफाकुल्ला जी भी थे। लेकिन ये घटिया सोच वाले असदुद्दीन ओवैसी बोलेगा कि हमारे समुदाय से अशफाकुल्ला थे। ये घटिया सोच वाले जो है वो माता प्रसाद पांडे जो मैंने अखिलेश के कुनबे वाला बोलेगा कि वो ब्राह्मण समाज से थे। और इसी प्रकार जो सिख जो इस तरह से सांप्रदायिकता फैलाते हैं तो बोला कि भाई वो सरदार कम्युनिटी से थे। ऐसी सोच ही जो है इस मुल्क के लिए बहुत खतरनाक है। तो जब देश को आजाद कराना हुआ तो ये जो जिसने सत्ता हथियाई है उसका एक आदमी भी जो है वो शहीद नहीं हुआ। सत्ता जरूर वो हथिया लिया। आरएसएस का कहीं वो आता पता वो नहीं था। लेकिन जब अंग्रेजों को भगा दिया गया तो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, जीएनपीसी, ये लोग सक्रिय हो गए। जब देश आजाद हुआ तो कम्युनिस्ट वाले कह रहे हैं कि इसमें 72 जो है वो राष्ट्र वो होना चाहिए। बताइए, जो कम्युनिस्ट वाले इस देश को राष्ट्र तक नहीं मानते हैं, कहते हैं इसमें 72 किस्म के राष्ट्र हैं, उनके प्रवक्ताओं को बुलाते हैं। ये देखिए उनको लेजिटिमेसी और ताकत मिलती कहाँ से? ये मीडिया वाले सबसे बड़े गद्दार हैं। इनको जरा भी ख्याल नहीं है कि ये कम्युनिस्ट वाले कौन हैं। किसी परिचर्चा में बात हो रही थी कि भाई इसमें वो आतंकवाद विश्व स्तर पर पहले था अलकायदा, तालिबान, इसिस, और पाकिस्तान में जो पल रहे हैं वो जैश ए मोहम्मद है और हिजबुल मुजाहिदीन है और इसी टाइप के हैं। दक्षिण अफ्रीका में बोको हराम है, मिस्र में जो है मुस्लिम ये ब्रदरहुड है। लेकिन कोई ये नहीं देख रहा है ये जो कम्युनिस्टों का जो आतंकवाद है, यदि ये इन आतंकवादियों को जोड़ लीजिए तो 1-2 लाख की हत्या ये करवाए होंगे। कम्युनिस्टों का जो आतंकवाद है वो करोड़ों में गया है। 2 करोड़
मरवाए हैं इन कम्युनिस्टों ने, वो रूस में 10 करोड़ जो हत्या करवाए हैं इन कम्युनिस्ट आतंकवादियों ने चीन में। यहाँ भी हत्या आतंक का केरल हो, पश्चिम बंगाल हो, त्रिपुरा में करते रहे। आज भी भारत में ही गुंडे, जहां इनका शासन है, गुंडई और हिंसा, और इन्हीं का जो दूसरा रूप है वो नक्सली आतंकवाद। उनके प्रवक्ताओं को ये बुलाते हैं देश के गद्दार, ये चैनल वाले। तो देश विरोधी ताकतों को मैंने ऐसे नहीं वो पल रहे हैं, उनको इसी तरह से ताकत मिल रही है। लेकिन सब कुछ जो है मोदी जी के राष्ट्रवाद के नीचे ये सब पल रहा है। ये समस्या ही है। वो कल या परसों जो मोदी जी वहां गए थे ना, वाराणसी, जो उनका संसदीय क्षेत्र था, फिर इसके बाद वो मंदिर में जो है वो मैंने मंदिर में जाकर जलाभिषेक कर रहे हैं, तो फिर वो आरती में कर रहे हैं। अरे भाई मोदी जी, आप किसी पंथ विशेष के प्रधानमंत्री नहीं हैं, पूरे मुल्क के प्रधानमंत्री हैं। संविधान की व्यवस्थाओं के और संविधान की भावनाओं का उल्लंघन क्यों कर रहे हैं? उसकी हत्या क्यों कर रहे हैं? शासन प्रशासन, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, हमेशा उसको शासन प्रशासन देखना है, और पंथ निरपेक्ष, पंथ से कोई मतलब नहीं है उसका एक ही धर्म है, राष्ट्र धर्म निभाया। और किसी पंथ विशेष से वो एसोसिएट ना हो, ये धर्म है उसका, और ये उसका संवैधानिक दायित्व है। तो उनकी इस कृति को देखकर कोई घृणा होती है कि सबका साथ, सबका विश्वास की बात करते हैं, और किसी पंथ विशेष के इस तरह के यानी कार्यक्रमों में जाकर के ये शामिल होते हैं। और माहौल बिगाड़ने के लिए ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ और असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों को छोड़े हुए हैं इस समाज में। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जैसे तत्वों या असामाजिक तत्वों, और फिर ये समाज विरोधी ये असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों में थोड़ा सा फर्क है। फर्क ये है कि जहाँ पर पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जो है ये हमारे इस्लाम आस्था वाले पूरे समाज को निशाना बनाता है वो, और फिर वो इस्लाम पंथ पर भी वो घुस जाता है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी में ऐसा नहीं है। वो अटैक, एक तो मुस्लिम कहते रहते, ये सबसे बड़ा उनका दोष है। दूसरा कि वो कभी वो हिंदू पंथ पर निशाना, वो माने उस पर निशाना वो नहीं साधते हैं असदुद्दीन ओवैसी। हाँ, उनका जो छोटा भाई है वो तो बहुत ही खतरनाक बोलता है। उसको तो तुरंत देश से निकाल देना चाहिए। अकबरुद्दीन जो ओवैसी है, जो छोटा भाई। लेकिन किससे कहा जाए? मोदी जी तो पाल रहे हैं उसको। तो ये फर्क है। और हर वक्त जो है वो एक देश में मैंने फर्क, नफरत, भेद विभेद इसी का वक्तव्य चल रहा है।
अब जैसे वहां कश्मीरी पंडितों का निकलना जो है इस देश के लिए बहुत दुखदायी घटना है, और सबको जो है बिल्कुल इसके प्रति जो है संवेदना भी होनी चाहिए, द्रवित भी होना चाहिए, और उसी प्रकार का जज्बा होना चाहिए, और ईमानदारी से इसको सोचने की जरूरत है कि इसकी जड़ में कौन है। जड़ में तो वही है नेहरू। वो कश्मीर भारत का हो चुका था, अभिन्न अंग भी हो चुका था, उसका विलय भी अंतिम और पूर्ण रूप से हो चुका था। हमारी सेना जो है उस सेना में वो हमारे मेजर जनरल उस्मान साहब वो शहीद भी हो गए थे। तो वो पाकिस्तानी जो सेना जो कबीलियों की भेष में थे उसको वो काफ़ी वो भगा भी चुकी थी। एक आध हफ्ता और मिल गया होता तो पूरा वो भगा दिए होते। POK पाक ऑक्युपाइड कश्मीर या पाक अधिकृत कश्मीर, जिसमें वो गिलगिट और बल्टिस्तान है, इसकी समस्या ही नहीं आती। इसके पीछे भी वो गद्दार नेहरू है। फिर इसको कहाँ ले गया? जो हमारा मामला हमारा हो चुका उसको ले जा रहा है वहाँ वो संयुक्त राष्ट्र संघ में, और उसको भी एक विवादित इशू बनवाया और बोल दिया कि अब कश्मीर के भाग का फैसला, कश्मीर का फैसला कश्मीर के लोग जो है वो जनमत संग्रह से करेंगे। फिर इसी कश्मीर के लिए माने देश के साथ छल करके, संविधान के साथ छल करके धारा 370 और 35 वो डलवाया। इस प्रकार उसने पूरे कश्मीर को एक पाकिस्तान का उपनिवेश बनाने में इस गद्दार नेहरू ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी इसने। और जब वो पाकिस्तान का उपनिवेश बन गया कश्मीर जो है, तो इसमें पाकिस्तान परस्त अलगाववादी आतंकवादियों का वो गढ़ हो गया। अब वो आतंकवादी हिंसा फैला रहे हैं। जितने भी जो उनकी बात नहीं मान रहा है उनकी वो हत्या कर रहे हैं। उनकी जो है उनकी अनुभवी बेटियों के साथ जो है वो अपमानित। तो ये उसकी वास्तविकता है। अब इस वास्तविकता के रहते पुष्पेंद्र कुशवाहा जैसे लोग बार बार उठाने का मतलब है कि हमारे इस्लाम आस्था वाले समाज की ओर निशाना बनाना। और दूसरी ओर मतलब कि पुष्पेंद्र कुशवाहा जैसे लोग वो नेहरू को नहीं कर रहे हैं कि इसकी जड़ में नेहरू है। और दूसरी ओर अंसार रजा और कौन साजिद रशीदी जैसे, और कौन है वो महमूद प्राचा जैसे, अब्दुल रज्जाक जैसे, वो क्या कहते हैं जब ये प्रश्न उठता है कश्मीरी पंडितों का, तो मोदी जी बताएं कि यानी कब ये कश्मीरी पंडितों को वापस ले रहे हैं। एक शब्द सब नहीं बोलते हैं कि किसकी जड़ में नेहरू है। ये जो कुनबा है जो अभी बताया गया है, अंसार रजा, साजिद रशीदी, महमूद प्राचा, अब्दुल रज्जाक और कई हैं इसी टाइप के, वो एक लफ्ज नहीं बोलते हैं कि इसकी जड़ में नेहरू है, गद्दार नेहरू है। ये तो हालत है। बस वो समझते हैं कि भाई जो ये इस तरह से जो कहा जा रहा है वास्तव में ये हमारे इस्लाम आस्था पर एक आक्रमण है, और उस आक्रमण को बचाने के लिए ये जो है वो इस तरह का तर्क देते हैं। वो जो आक्रमण कर रहे हैं वो तो इस समाज के दुश्मन हैं, जो कि इस समाज को कमजोर जो है वो करना चाहते हैं।
पुष्पेंद्र कुलशेखर जैसे लोग नेहरू की गलतियों के लिए यानी इनको जो है वो करना। और ये जीएनपीसी यानी क्या तर्क देती है, वो हमारे वक्त में नहीं हुआ, जब वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर थे तो उनके वक्त में हुआ। तो इस तरह से ये कि नमूना ये बताया जा रहा है कि समस्या की जड़ क्या है, उसका नाम यानी जो लेने वाले हैं, जिनको नाम लेना चाहिए, किस किस तरह से वो पेश कर रहा है। तो खैर आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने भारतीय भाई बहनों से निवेदन ये करें कि वो जातिवाद को अभिशाप माने, सांप्रदायिकता को अभिशाप माने, भाषावाद को अभिशाप माने और प्रांतवाद को अभिशाप माने, क्षेत्रवाद और व्यक्तिगत स्वार्थवाद, समूहवाद, सबको इस देश का अभिशाप माने। उसमें लिप्त होने की आदत से दूर रहें। बिहार का जो चुनाव हुआ वो उसको देख करके इतना दुख हुआ कि एक भी आदमी जातिवाद को अभिशाप नहीं माना। ये स्थिति तो वही हुई कि जो अंग्रेजों ने इस देश को गुलाम बनाया था, इन्हीं सब स्थितियों के ही कारण जो है वो गुलाम बना पाया। कल्पना करिए ना, ब्रिटेन का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश बिहार को जोड़ दीजिए उससे भी कम है। वो ब्रिटेन वहां से कोई सेना नहीं लाया था। हमारी इतनी बड़ी कमजोरी, और ये जो ताकतें हैं ये इस मुल्क को कमजोरी करेंगी। और सारा जो है वो जो कुर्बानी है, शहादत है 1857 के हमारे जो अमर शहीद हैं, हमारे जो शहीद आजम भगत सिंह और अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाक उल्लाह जैसे लोगों, और हमारे आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी जो कुर्बान हुई माने जो शहीद हुई 26,000 सेना, इनकी सारी कुर्बानी और शहादत जो है बिल्कुल व्यर्थ हो जा रही है। जो इस तरह के तत्व जो है इस समाज में जो जहर खोल रहे हैं। तो देश को बचाना है और भारतीय समाज को बचाना है, तो इन ताकतों को पहले पहचानिए। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि यह देश भारतवर्ष है और यह पंथ आधारित नहीं है। यह हिंदू राष्ट्र नहीं है और न हो सकता है। यह इस्लामिक राष्ट्र भी नहीं है, न हो सकता है। जो लोग वो हिंदू राष्ट्र का इस तरह का पुलाव पकाते हैं, ख्याली पुलाव पकाते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, तो उनके लिए बेहतर है कि कोई और देश वो ढूंढ लें। और जो लोग जो इस्लामिक स्टेट का सोच रहे हैं कि इसमें दारुल इस्लाम ला देंगे और क्या क्या पता नहीं वो, और गजवाए हिंद ला देंगे, कुछ होंगे ऐसे तत्व, तो वो भी इस देश को छोड़ दें। यहां पर वही रहेंगे जो अपने को भारतीय समझेंगे और जो अपने को भारतीय समझेंगे भारतीय की तरफ व्यवहार करेंगे। और बीच में ये जो जातिवाद है, जातिवाद को एक अपराध, एक अभिशाप और इस देश का जहर, शत्रु, इसको समझने की आवश्यकता है। और इसको समझिए, इसमें बिल्कुल हरगिज लिप्त मत होइए। इसमें इस जातिवाद में वो व्यक्तिगत स्वार्थ मत साधिए, संप्रदायवाद में व्यक्तिगत स्वार्थ मत साधिए।
हमारी आपकी इन्हीं कमजोरियों के कारण ये देश के शत्रु जिनको देश से निकाल देना चाहिए वो सत्ता में पहुंच रहे हैं और उनके कुकर्मों को, उनके पापों को हम भुगत रहे हैं। मताधिकार का अमोघ अस्त्र अपने पास होते हुए भी यही कमजोरी है। हमारा भारत राष्ट्र है, सभी लोग भारतीय हैं। इस हकीकत को समझिए और वैसा विचार लाइए और वैसा आचरण भी करिए, बहुत जरूरी है। इसलिए भारतीय जनता का दल बराबर विनती कर रहा है सभी से कि अपने को आप भारतीय हैं, लेकिन आपकी सोच, आपका व्यवहार अभी भी वो जो भारतीयता के लिए आवश्यक है वो वैसा नहीं है। ये बीजेपी वाले जो है अब तक तो जो है अल्पसंख्यक का वो सब चला रहे थे, ये एनपीसी वाले। अब ये हिंदुत्व का वो चला रहे हैं। तो ये दोनों के दोनों भारत विरोधी हैं, भारत राष्ट्र विरोधी हैं। इस चीज को समझना होगा। और इनका एक अस्त्र और है, झूठ बोलना। जब से आरएसएस क्या झूठ बोलता है, हिंदू राष्ट्र बोलता है। उससे आज इस मोहन भागवत से कोई नहीं पूछा है कि बताया भैया ये हिंदू राष्ट्र कैसे है, तो फिर वो दूसरा झूठ बोलता है कि इस देश में जितने लोग हैं वो हम उनको हिंदू मानते हैं। अरे भाई भागवत महोदय, आपके मानने से क्या होता है? जिसने कोई आजादी की लड़ाई लड़ी नहीं, भारतीयता का मर्म जाना नहीं, वो कह रहा है कि हम सबको वो हिंदू समझते हैं। तो ऐसे लोग, मोहन भागवत जैसे लोग उन कट्टरवादियों को भी बल देते हैं, उनको ताकत देते हैं जो ये कहेंगे कि हम तो सबको जो है मुसलमान मानते हैं, हम तो सबको सिख मानते हैं, हम तो सबको ईसाई मानते हैं। इतना घटिया किस्म का सोच जो है, ऐसे लोगों के ही कारण जो है ये जो भारतीयता के माहौल लाने की जो कोशिश है भारतीय जनता के दल की, इसमें बाधा आ रही है। खैर कोई बात नहीं है। हमको अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को, हमको अपने आदरणीय भारतीय आवाम को जगाना है और उनको बस यही कहना है कि आप अपने को भारतीय समझिए, अपने देशवासियों को भी भारतीय समझिए और उनको अपना भारतीय भाई बहन मानिए और वैसा आचरण और व्यवहार में उसको लाइए। तभी आपको जातिवाद एक अभिशाप के रूप में दिखेगा, संप्रदायवाद भी एक अभिशाप के रूप में दिखेगा। उसी तरह से और भी जो बुराइयां हैं, भाषावाद, प्रांतवाद, समूहवाद, क्षेत्रवाद, व्यक्तिगत स्वार्थवाद या व्यक्तिगत महत्वाकांक्षावाद, सभी। तो इस प्रकार समझ जाएगी कि भाई कि ये भारतीयता का दृष्टिकोण और वैसे भी भारत राष्ट्र की जो महानता है, जो परिकल्पना है, वो बहुत पुराना है, बहुत पुरातन है। और जितना पुरातन है उतना ही महान है वो। उसकी महानता को ये कम कर रहे हैं जो वो असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग, उसका जो छोटा भाई जैसे लोग, पुष्पेंद्र कुलशेख जैसे लोग। तो जरूरत इस बात की है कि हम लोग संगठित होकर के ऐसे असामाजिक, समाज विरोधी तत्वों को हतोत्साहित करें। अब वो ऊंचे मंचों से वो पुष्पेंद्र कुलशेख बोलता है और ऊंचे मन से ये असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी भी बोलता है। तो इसलिए ऐसे तत्वों का वो हौसला बढ़ रहा है। उनका हौसला बढ़ना ही जो है इस मुल्क के लिए खतरा है। इस भारतीय समाज के लिए खतरा है। यह एहसास हर एक भारतीय भाई बहन को करना होगा।
जब तक ये ताकतें परास्त नहीं होंगी, हतोत्साहित नहीं होंगी, तब तक जो है वो आपसी वो जो सद्भाव है, आपसी इखलाक मोहब्बत नहीं आ सकता है। तो इस मुल्क में पूरे अपने भारतीय भाई बहनों के बीच में इखलाक मोहब्बत, भाईचारा, सद्भाव आना बहुत जरूरी है। मैंने एक्सप्रेस वे, इकोनॉमिक कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से लाख गुना आवश्यक है, ये करने की जरूरत है। इसलिए कि हम न्यू वो मजबूत कर लेंगे और बहुत तेजी गति से और पुख्ता विकास भी कर लेंगे और विदेशी वो निवेशकों को बुला भी लेंगे। तो इसलिए जरूरी है कि राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति और पूरे देश में सद्भाव, भारतीयता के आधार पर, और वो तभी स्थापित होगा जबकि अभी जिन ताकतों को बताया गया, जिनका वास्तव में भारतीय होम ताकत दल इन समूहों का नाम लेना मैंने मुनासिब नहीं मानता है और न इन समूहों को जो है यानी मुंह लगाना भी ठीक नहीं मानता है। लेकिन क्या किया जाए, ये यानी इन ताकतों की करतूत को तो बताना ही पड़ेगा कि कितने खतरनाक हैं। और मैंने ये तो नमूना है, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जैसे, असदुद्दीन जैसे लोग नमूना है। इसी तरह के मैंने तमाम तत्व होंगे, उनका गिरोह होगा। तो कहने का मतलब है कि हमारे यदि उन अमर शहीदों का सम्मान देना है तो भारतीयता को लाना ही पड़ेगा। और यदि भारतीयता को लाना है तो इन ताकतों को शिकस्त देना पड़ेगा। और कौन सी ताकतें? अकबरुद्दीन जैसे लोग, PFI जैसे लोग, पुष्पेंद्र जो है वो कुलश्रेष्ठ जैसे लोग। लेकिन ये भी जान लीजिए, ये ताकतें पाली जा रही हैं किसके द्वारा? जो सबसे बड़ा दुश्मन है इस देश का, GNPC, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस। ये कम्युनिस्ट जो है विश्व के सबसे बड़े जो है वो आतंकवादी हैं, अब तक ऐतिहासिक आतंकवादी हैं। इतनी हत्याएं जो करवाए हैं। तो ये एपिसोड कुछ लंबा हो गया, अच्छा कोई बात नहीं है। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।